नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा मुद्दे की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियां शुरू कर चुके हैं। विपक्ष एकजुट होने की तमाम कोशिशों में लगा है और बीजेपी विपक्ष को अलग अलग करने की कोशिश में। एक और जहां विपक्ष के कई दल एक साथ आने को बेताब हैं, तो बीजेपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। बीजेपी को 2024 में वापसी के लिए हर मुमकिन प्रयास करने हैं, तो विपक्ष को सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए। बीजेपी आसानी से सत्ता छोड़ना नहीं चाहती और विपक्षी दल सत्ता झटकने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द फिलहाल देश की राजनीति घूम रही है। जहां 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया था, तो उसके बाद बीजेपी का शिकार राजनीतिक पार्टियां बनने लगी। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगियों पार्टी पर भी नए पैंतरे आजमाए और उनके पर कतर दिए। नतीजन कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन का एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी एक दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। दरअसल तमिलनाडु में AIADMK, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जजपा को छोड़कर केंद्र में बीजेपी के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाल सके। 2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवाल या निशान है। दक्षिण में अपना सबसे सुरक्षित किला कर्नाटक होने के बाद बीजेपी उन राज्यों के बारे में भी आशावादी नहीं है जहां उसकी जड़ें कमजोर हों। इनमें से ज़्यादातर दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं। यहाँ पर कांग्रेस को हटाकर क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हुई हैं और यही बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब देखना ये होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफ़ी होगा या नहीं। तो आपको बता दें कि देश में अगले साल होने वाले आम चुनावों को लेकर बीजेपी ना सिर्फ लगातार अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, बल्कि अपनी जो रणनीति है उसको बदल भी रही है। 2019 के बाद से जहां एक और बीजेपी क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ख़त्म करने की ओर बढ़ रही थी, अपनी पार्टी का विस्तार करने के साथ साथ, जिसके बाद क्षेत्रीय दल डरे हुए थे और यही वजह थी कि सब बीजेपी के विरोध में विपक्ष के बैनर तले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के सामने खड़ा होने से बीजेपी के लिए 24 के चुनाव में चिंता बढ़ गई है। बीजेपी को टेंशन है कि 24 के चुनाव में ऐसा ना हो कि समीकरण सारे उलटफेर हो जाएं। यही वजह है कि बीजेपी अब अपनी रणनीति बदल रही है। बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के वक्त एक साथ 19 पार्टियों ने बीजेपी का विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी एक दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में AIADMK, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जजपा को छोड़कर केंद्र में बीजेपी के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है।
पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में भी एक बार फिर से अकाली दल और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी 2024 के लिए जो अपनी रणनीति बना रही है और बदल रही है, इससे कितना बीजेपी को लाभ होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों को बीजेपी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी क्षेत्रीय दल ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह का राजनीतिक समीकरण ऐसा बने जिससे उनको नुकसान हो। बता रहे हैं कि अगले साल देश में होने वाले आम चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है और बदल रही है, तो वहीं विपक्ष भी पूरा एकजुट होने की कवायद कर रहा है। 23 तारीख को जहां बिहार में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है, तो उससे पहले बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या एकजुट विपक्ष दे पाएगा बीजेपी को चुनौती। चलिए, 3 खास मेहमान इसी बड़े मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार परमार साहब जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा भटनागर जी। 2014-2019 के आम चुनावों ने बीजेपी को ना सिर्फ बड़ी पार्टी बनाया, बड़ा बहुमत दिया, बल्कि जनता का जनादेश पूरी तरह से बीजेपी या यूं कह लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई दिया। लेकिन 2019 के बाद बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार और तेजी से करना शुरू किया और इसी के चलते जितने क्षेत्रीय दल थे वो बीजेपी से कटने लगे, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि बीजेपी उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अब 2024 में क्या समीकरण होंगे? क्या एनडीए 2014 वाला नजर आएगा 2024 में? क्योंकि अब पूरी तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। दक्षिण से बीजेपी लगभग साफ हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। आपने 2014 से अगर शुरुआत करी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रदीप जी, अगर आपने 2014 से अगर शुरुआत आज करी है, आज डेट की, तो मैं बता दूंगा जब 2014 की जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने और उसके कार्यकर्ताओं ने, वो भी इकाई लेवल के, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने जब शुरुआत करी थी तो बहुत उम्मीदों के साथ करी थी कि हम 300 पार करेंगे जी, और वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्ण करके दिखाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 की थी और वो 2014 का जो हौसला था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो भी जिंदा और जागरूक है और उसका जीता जागता उदाहरण हमने 2019 में दिखाया जी। और 19 के अंदर 2014 से ज्यादा सीट ला के दिखाया कि हमने कांग्रेस को किस तरह धरती में धकेल दिया, बिल्कुल विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एकता और उनकी अखंडता और उनकी मेहनत है जो 2019 के अंदर इतनी मजबूत नहीं है। मगर वो हौसला आज भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में पूर्ण मजबूत है और मजबूती के साथ
2024 का चुनाव लड़ेंगे और लड़वाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को। और इस बार लक्ष्य और भारी रहेगा लोकसभा में पहुंचने का। ध्यान रखें, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इस बार क्या चमत्कार करेंगी। क्यों? चमत्कार के लिए एकता तो दिखा रहे हैं, सारे एक साथ मंचों पे आ रहे हैं, विभिन्न तरीकों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, विदेशी मंचों पे विरोध कर रहे हैं, मगर भारतवर्ष की कार्यों को, एकता को, अखंडता को, विकास को, आज की नई जनरेशन को जो चाहती है उस विषय में कोई बात नहीं करता। कोई देश के विकास की बात नहीं करता, आज देश की मजबूती की बात नहीं करता। आज अगर रक्षा कॉरिडोर बन रहा है तो उसकी बात नहीं करता, मगर बात करते तो केवल उन चीजों पे बात करेंगे जो 2014 से लेके और आज तक ये मुद्दों पे उठाते रहे हैं। उन्हीं पे, पुरानी बातों पे बात करेंगे। नए विषयों पे इनके किसी भी नेता पे, किसी प्रवक्ता पे कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं है। इनसे तो पुरानी विभिन्न बातों पे करो। आज का भारत जो है नया भारत है और नई बात सुनना चाहता है, नई चीजें, नया सपना देखना चाहता है। मगर समस्या सबसे बड़ी ये है कि विपक्षियों के पास अपने राज्यों का, अपने नेताओं का कोई उदाहरण नहीं है, कोई एक्सप्लेन नहीं है। हम 2014 में चुनाव लड़े, हमने गुजरात मॉडल दिखाया और भारतवर्ष में भारत को दिखाया, और आज भी सत्ता में काबिज है और काबिज रहेंगे। मगर विपक्ष को भी अपनी चीजें दिखानी और दर्शानी चाहिए। हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए हमारा हौसला, मैं पूरा कर रहा हूँ मैं, देखिए हमारा हौसला गुजरात ने बहुत बढ़ाया, उससे पहले उत्तर प्रदेश ने हमारा हौसला बढ़ाया और 2 बार बढ़ाया, उससे पहले उत्तराखंड ने हौसला बढ़ाया। इस कार्यकर्ताओं का बहुत हौसला मजबूत है और मजबूत चुनाव लड़ेगा। और हम जनता के बीच में जाके अपनी बातें रखते हैं और जनता के बीच में अपनी बातें बताएंगे। विपक्ष को बताना पड़ेगा कि आप जनता के बीच में क्या बताएंगे कि मैंने राजस्थान में क्या करा, दिल्ली में क्या करा, बिहार में क्या करा, छत्तीसगढ़ में क्या करा, राजस्थान में सरपंच से जुदा क्या करा। सब चीजों का जवाब जनता को देना पड़ेगा। ये भारत की जनता है, टैक्स देती है, आपसे काम की, आपसे विकास की, हर चीजों की उम्मीद रखती है। ये जनता के बीच में आपको खड़े होकर सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। भटनागर साहब, मेरा सवाल कुछ और था। आपने अपना पूरा वक्तव्य विपक्ष पर डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, जो आपने सवाल विपक्ष को लेकर उठाए हैं, मैं विपक्ष के साथी बैठे हैं स्वामीनाथ जायसवाल, उनसे आपके सवालों का जवाब भी लूंगा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 2014 में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य रखा, एक सपना देखा, और उसी लक्ष्य की वजह से, उसी सपने की वजह से बीजेपी को जनादेश मिला। लेकिन क्या 2014 में जो एनडीए के सहयोगी दल थे, जो बीजेपी के सहयोगी दल थे, उनका कोई योगदान नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ये परिवार है, एनडीए परिवार है। और इस सबने 2014 चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, और जितने भी पहले हमने लोगों ने चुनाव लड़े, हम उससे पहले कांग्रेस के राज्य जब शासन था उस समय हम 18 राज्यों के अंदर सरकार चला रहे थे। वो एनडीए की सरकार थी, वो हमारे अलायंस की सरकार थी। जो हमारे बड़े हैं, चाहे अकाली दल थे, चाहे वो ठाकरे साहब हो, ये सब हमारे अभिन्न अंग थे और रहेंगे। चाहे बेशक वो आज हमसे दूरी बना के रखे हैं या उन्होंने कुछ गलतफहमियों के कारण जो दूरी बना ली, वो भी उन चीजों को आज उन्हें समझ में आ रही है। क्यों? उन्हें पता है कि अगर रहना है तो बड़े दल के साथ रहना है, जिन्होंने आपको 25-28 वर्ष आपको एक साथ सबसे मान सम्मान के साथ रखा, और आपके जहां बुजुर्ग आपके प्रभु श्री राम की तरफ पधारे, वो इन्होंने नई पीढ़ी ने जो चीजें करी वो नुकसान दे रही, और वो नुकसान भटनागर साहब, आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का मुद्दा इसी विषय पर है जो अब आप बात कह रहे हैं। और आपने कहा कि क्षेत्रीय दल गलतियां कर गए बीजेपी को छोड़ के, लेकिन यहाँ तो बीजेपी ही उनको वापस लाने के लिए अंदर खाने कहीं ना कहीं अपने प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जब हम कुटुंब की बुराई तो नहीं है, लेकिन गलती फिर किसने की? देखिए, बुराई जब परिवार बड़े भाई ने गलती कर दी यानी। जी देखिए, बड़ा हो या छोटा हो, बिल्कुल आप सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं चाहूंगा इसी सवाल पे इधर उधर ना भागते हुए सही जवाब दें। गलती छोटा करे या बड़ा करे, कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। छोटा कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, उनको आगे बढ़ के एक दूसरे को देखना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता के लिए एक साथ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा।
हर लोभ लालच से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों का और जितने भी एनडीए के सदस्य हैं, उनका मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है, आज भी ठीक है। आपने देखा होगा जब अकाली दल के प्रमुख थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके भी पैर छूते थे। ठीक है, जायसवाल साहब आपके पास आऊंगा। जो बात भटनागर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष देश की विकास की कोई बात नहीं करता, विपक्ष सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकता है। विपक्ष को चिंता है कि 24 में कैसे सीटें जीती जाएं। क्या कहेंगे? आशीष जी, प्रदीप भटनागर जी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बिना तत्व और बिना ज्ञान का जो अर्जन किए बिना जो जवाब आप पूछ रहे थे कुछ और जवाब पूछ दे रहे। देखिए 2024 में 14 से लेकर 19 तक ये सरकार जो 9 साल की थी जी, 9 साल बेमिसाल जिस तरह से दिखाते आए हैं प्रोपगंडा, बड़े बड़े वादे, नौकरी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तो जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से युवाओं को ज्ञान बांटा गया। इन्हीं का आरएसएस बोला कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। अब मोदी मैजिक चलने वाला नहीं है जी। जिस तरह से इन्हीं के साथी शीर्ष अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना 23 पार्टियां छोड़कर इनको चला गया इनके अहंकार की वजह से। जो अहंकार इन्होंने बीज बोया, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का प्रण लिया और जिस तरह से अपना धोखा दिया क्षेत्रीय पार्टी को जी, तो उन्होंने जान गया कि भाजपा है तो झूठ है, जुमला है, बकवास है, बड़ी बात है, लेकिन काम में विकास में कोई हाथ नहीं है। नेम प्लेट लगा दो, प्रचार तंत्र में जो 1,67,00,000 करोड़ जहाज यात्रा और अपने चेहरा चमकाने में प्रधानमंत्री जी खर्चा करते, जहां देश में 55 लाख करोड़ कर्ज था अब 1,55,00,000 करोड़ कर्ज हो गया। ये अर्थ व्यवस्था की बात होती है तो पाकिस्तान से तुलना, पाकिस्तान में 300 रुपया किलो टमाटर चल रहा है, ये टीवी नेशनल चैनलों पर दिखाया जाता है। और पाकिस्तान की औकात इतनी भी नहीं है कि हमारे एक प्रदेश में तिरपाल लगा दे, तो उससे तुलना की जाती है। देश में बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त, 1200 रुपया का सिलेंडर, 200 रुपया सरसों तेल, दलहन से लेके पेट्रोल डीजल, इन नाकामियों का जीता जागता प्रमाण है। नोटबंदी, जीएसटी, दही, पनीर, कफन तक में जीएसटी लगा दिया गया, जनता के खून को चूसा जा रहा है। और कल कारखाने, फैक्ट्रियां जितना निरंतर बेचा गया, एक मित्र को आगे बढ़ाने में उसके यहाँ सवाल खड़ा किया गया 20 लाख करोड़ वो सेल कंपनी से कहां आया, अडानी के जवाब नहीं दिया आज तक भाजपा का कोई नेता, न प्रधानमंत्री जी। और सवाल विपक्ष का काम है खड़ा करना, देश का एक विपक्ष में थे तो निरंतर सवाल खड़ा करते थे, उसका माकूल जवाब दिया जाता था। ये जवाब नहीं देते हैं, बल्कि सवाल खड़ा करने वाले को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही किया जाता है। और जब इनसे विकास की बात आती है तो भगवान को ला जाते हैं, कॉरिडोर को लाया जाता है। कर्नाटक चुनाव में देखे जिस तरह से बजरंगबली को लाया गया, प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के बजरंगबली, लेकिन आशीर्वाद बजरंगबली कांग्रेस की ओर दे दिए। मणिपुर इनका नॉर्थ ईस्ट में सरकार है, बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री है, जल रहा है मणिपुर। यूक्रेन और का युद्ध, प्रधानमंत्री इजराइल को फोन कर देते हैं, रुक जाता है, मणिपुर का समस्या हल नहीं होता है। तो ये जो मोदी जी के मन की बात सुनकर 102 एपिसोड आज 103 एपिसोड हो जाएगा, तो मन की बात सुनकर जनता त्रस्त हो गई, ये चुनाव कराने में मस्त हो गए। जिस तरह से इनकी जनभावनाओं देश विरोधी है, एक गोडसे और गांधी के विचार पूरी होने दीजिए। सुनिए, गोडसे अभी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब ये 2024 में गोडसे को खड़ा कर रहे हैं। कभी गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, कल त्रिवेंद्र सिंह रावत परसों बोल रहे हैं कि गोडसे को भारत रत्न मिलना चाहिए और एक बहुत अच्छा विचारधाराओं के गोडसे थे, देश भक्त थे। अब जब गांधी के, ये लोग स्पष्ट करेंगे गांधी को मानेंगे, गांधी के विचारधाराओं पर चलेंगे कि गोडसे के विचारधाराओं पर चलेंगे।
तो 2024 में स्पष्ट हो रहा है इनके सारे सहपाठी छोड़ के चल गए हैं एनडीए से। अब इनके अहंकार को अब जनता भी 10 साल तक पक चुकी है, 9 साल तक महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से, युवाओं को नौकरी वैकेंसी निकलता है। हमारे से मिलने के लिए 500 लड़के आए थे, रेलवे के 4th ग्रेड में वो पास कर चुके हैं परीक्षा, उनका सारा चीज जो जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट भी उनका पूरा हो चुका है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिया जाता। ऐसे पारामिलिट्री में भी धरना प्रदर्शन पर कई हजार बच्चे बैठे थे जो मेरिट लिस्ट का लिस्ट निकलने के बाद ज्वाइनिंग नहीं होता है। 2 करोड़ नौकरी की बात किया, फिर 10 लाख पे प्रधानमंत्री जी आए, 70,000 लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे। विज्ञान भवन में बोले मैं पूरे भारत के लोग को 130 करोड़ जनता को चाबी घर का दे चुका हूं। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं। विदेश जाते कहते हैं 600 करोड़ लोग हमको वोट दिए, विदेश की धरती पर बोलते हैं। विदेश की धरती पर जाते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उफ, मेरे को शर्म आती है कि किस भारत में मैं जन्म लिया, कहां से उस देश में जन्म लिया। उसी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को कोसते हैं, भारत को कहते हैं, भारत को कोसते हैं। इनके जेपी नड्डा 2014 से पहले भारत घुटनों पर चल रहा था, पूरे चुनाव प्रचार में भारत को घुटने पर चला दिया। भारत माता का अपमान, देश का अपमान नहीं सहेगा देश। ठीक है, नहीं सहेगा देश। जवाब देगा। भटनागर साहब से मैं जवाब लूंगा, लेकिन भटनागर साहब उससे पहले एक बार मुझे परमार साहब के पास जाना है। परमार साहब इंतजार कर रहे हैं। परमार साहब, आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही कि बीजेपी का क्या 2024 के चुनावों में बिना पुराने सहयोगियों के उद्धार हो पाएगा? क्या कहेंगे, क्या आकलन आपका? अजीज जी नमस्कार, और आपके पैनलिस्ट के साथ सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, चुनावी गठबंधन किससे होगा, क्या होगा, ये राजनीति में परिस्थितियों को देख करके किया जाता है। ठीक और है, किसके लिए बेनिफिशियल होगा यह परिस्थिति बताएगी जी। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि अपने दम पर सरकार बनाए, और उन्होंने बनाया भी जी। अगर उनके अपने दम पर सरकार बनने की स्थिति बनती है तो वो किसी को साझेदार क्यों बनाएंगे? राजनीति में कोई धर्म का दुकान तो खोल के बैठा नहीं है कि भाई आप आइए हम कमाएंगे और आपको देंगे। बिल्कुल। भाजपा ने पहले किया है, नीतीश कुमार को कम सीट आई थी, मुख्यमंत्री बनाया, किसी के क्या अपनी वो लालू जी के साथ चले गए। वही हाल शिवसेना के साथ रहा। मतलब परिस्थिति, मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, आज मायावती की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग राजनीतिक साझेदारी करेंगे वो अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, क्योंकि अभी अपर हैंड में भाजपा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष जो साझेदार दल है इनको यह जरूर देखना पड़ेगा कि सिर्फ लेने के लिए अगर आप भाजपा के पास आएंगे या कांग्रेस के पास भी, किसी के पास, हालांकि कांग्रेस के पास कुछ देने लायक है नहीं है, तो बात तो सिर्फ भाजपा की होगी। अगर आप कुछ देने की स्थिति में नहीं है तो क्यों? कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्षेत्र के नाम पर चुनाव लड़ती हैं, कुछ जात के नाम पर चुनाव लड़ती हैं। मोदी मैजिक ने जात, धर्म, क्षेत्र, समाज, संप्रदाय सबको तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया है। अब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहेगा कि मैं दलित वोट बैंक के मालिक हूँ, मेरे को दीजिए। दलित को सबसे ज्यादा देने वाला मोदी है। कोई अब नहीं मुसलमान के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास पर नीति बनी हुई है। इन सब को देखने के बाद 2024 का चुनाव 2 मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये मोदी के अस्तित्व की लड़ाई है, राजनीतिक अस्तित्व की, क्योंकि मोदी के साथ साथ मोदी के अपने जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ज्यादा खतरा है बनिस्बत बाहर के, क्योंकि बाहर कोई मोदी को खतरा उत्पन्न करने वाली स्थिति नहीं है। राजनीति में जानिएगा, राजीव गांधी को विश्वनाथ प्रताप ने ही डिमेट किया था, विश्वनाथ प्रताप को चंद्रशेखर ने ही चलता किया था, इंद्र कुमार गुजराल ने गोड़ा को चलता किया था। तो ज्यादा खतरा अपने से होती है, यह बात मोदी बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। इसीलिए बाहर और भीतर दोनों ही तरह से लड़ाई के लिए वो साक्षोमंद है। और आज के तारीख में चुनाव लड़ने की जो विधा भाजपा के पास है वो निगम के चुनाव में हाईएस्ट नेतृत्व को उतार देती है। यह बात आपको मानना पड़ेगा। और बाकी जैसे मैं यूपी से आता हूँ, हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो पार्ट टाइमर है। जब जरूरत पड़ेगी तो अपने वातानुकूलित कमरे से निकलेंगे, कुछ बयान ट्विटर पर, टीवी पर दे देंगे। जमीन पर उत्तर प्रदेश या भी देश का कोई भी बड़ा नेता इस 47-48 डिग्री टेम्परेचर में कोई जमीन पर दिख रहा है तो मेरे को बता दीजिए, जनता उसके साथ क्यों जाए?
तो जो राजनीतिक दल के लोग समझौता करने की सोच रहे हैं भाजपा के साथ, उनको बताना पड़ेगा कि भाजपा आपके साथ समझौता क्यों करे। ठीक है परमार साहब, क्या देते हैं? परमार साहब, सवाल ये है कि 2014 और 2019 के बाद भाजपा की लगातार राजनीतिक परिस्थितियां देश में बदली। भाजपा को ये एहसास हो गया कि अब भारत में भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, विशेष तौर पर 2019 में दोबारा जीतने के बाद। लेकिन 2019 के बाद देखने में ये आया एक रिपोर्ट के अनुसार कि बीजेपी ने जो बीजेपी को सहयोग कर रहे थे उन्हीं क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं निपटाना शुरू कर दिया अप्रत्यक्ष तौर पर। आप भले ही महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, आप भले ही किसी दूसरे राज्य का उदाहरण ले लीजिए या किसी दूसरे क्षेत्रीय दल का उदाहरण ले लीजिए, जिसके बाद जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने किनारा करना बीजेपी से शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो पृष्ठभूमि है उसी को भाजपा पूरी तरह से निपटा दे। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ये कोशिश कर रही है अंदर खाने कि वो तमाम जो क्षेत्रीय दल उनको छोड़ के गए 2019 के बाद, उनके साथ वापस अलायंस में आ जाएं। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई में 24 के लिए ठीक है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, लेकिन एक धड़ा जो बात अभी आपने खुद माना कि बीजेपी के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा तीसरी बार जीतें, और ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से रणनीति को तैयार करते हुए नजर आ सकते हैं? इसमें दो बात है। एक तो जो आपने बात बोला कि विपक्ष के उनके साझेदारों को पता चला कि हमारी पृष्ठभूमि को खत्म कर दे। जी, देश के बढ़िया लोकतंत्र के लिए पृष्ठभूमि को खत्म होना बिल्कुल जरूरी है। हम सामाजिक लोग हैं, पृष्ठभूमि पर आधारित राजनीति ही देश को खोखला कर रहा है। और दूसरा परिवार पर आधारित राजनीति। पृष्ठभूमि मतलब ये जो जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय की बात होता है, मैं उसको कह रहा हूँ, और परिवारवाद का मतलब परिवारवाद। बेहतर भारत के भविष्य के लिए इन दोनों चीजों का निस्तनबूद हो जाना ज्यादा बेहतर, ये खत्म हो जाए। आधार सिर्फ मुद्दा हो, देश की जनता के मुद्दे पर पृष्ठभूमि बने, वो ज्यादा बढ़िया, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो भाजपा के अंदर और भाजपा के बाहर की लड़ाई है, आप ये कहें कि शिवसेना को खत्म कर दिया, मैं दूसरे एंगल में कहूंगा कि शिवसेना को खत्म कहाँ किया? ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म करके ठाकरे के एक सिपाही को मुख्यमंत्री बना दिया। कितना बड़ा दिल है। भाजपा के पास ज्यादा सदस्य संख्या है, भाजपा बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, उसने शिवसेना को ही मुख्यमंत्री बना दिया जो बाला साहब ठाकरे की मंशा थी। अब राजनीति में कोई राजशाही तो है नहीं कि पिता के बाद पुत्र को ही मिलेगा, पुत्र के बाद पौत्र को मिलेगा। यही तो चिंता है क्षेत्रीय दलों की कि संदेश भी दे दिया, निपटा भी दिया, कार्यकर्ता उन्हीं का तोड़ के उन्हीं का कार्यकर्ता सेनापति बनाकर बिठा दिया। ये जिस पार्टी से आते हैं अपनी, ये बहुत बढ़िया किया। मैं तो इस बात के लिए मोदी को साधुवाद दूंगा कि अगर उन्हें पारिवारिक वर्चस्व को खत्म कर, जवाब भले पार्टी लाइन में देंगे लेकिन मुस्कुरा रहे हैं मन मन में। अपनी पार्टी की सच्चाई मुंह पे आ रही है, अच्छी बात है। वास्तविकता बतानी चाहिए अपनी पार्टी के बारे में, इसमें कोई दरार नहीं है। सच्चा सिपाही वो जो अपनी पार्टी की चिंता करे। ये परिवारवाद की जो विषय में बोल रहे हैं, ये अगर कांग्रेस को आईना दिखे या राहुल जी को आईना दिखे तो शायद कांग्रेस दोबारा से जिंदा हो जाए, जो इस तरह खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं आऊंगा जायसवाल साहब, तो पीढ़ी दर पीढ़ी है। भटनागर साहब से जवाब ले लूं। आपके पास पीढ़ी दर पीढ़ी है आपके पास। दो तीन चीजें हैं मुख्य तौर पर। पहला तो जो बात जायसवाल साहब कह रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब दे दें, एक। और दूसरा जो बात अभी परमार साहब ने भी कही कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती विपक्ष नहीं है, बीजेपी के अंदरूनी लोग ही हैं। बता दूं, देखिए जायसवाल जी ने बहुत कुछ बोला, मगर जायसवाल जी ने जितने शब्द मैंने बोले या जो बातें मैंने रखी, तो जवाब की मैं उम्मीद करता था। जिस तरह की मैंने चुनाव को लेकर बातें करी, उसमें से कोई एक जवाब नहीं आया। कोई एक राज्य के बारे में नहीं बताया, अपने आर्थिक अपनी मजबूती के बारे में नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि 2014 पहले से ये 2014 के बाद का भारत है जो आप देख रहे हैं। चाहे देश से दिल्ली से मुंबई जाना हो नॉन स्टॉप, आज चाहे हमारे तीनों सेनाएं इतनी मजबूत हो कि पाकिस्तान चाइना भी आज सुन और सोच समझ के जवाब देता है। ये चीजें में आप नहीं बोलेंगे।
आप हाईवे के बारे में नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए जायसवाल साहब, बीच में इंटरप्ट अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा, क्या है क्योंकि ऐसे दर्शकों को भी कुछ समझ नहीं आएगा। जी साहब, ये लोग जो अपने और अपने खानदान की आएं भरते थे कि हमने देश की आजादी में, देश की मजबूती में बहुत काम किया, और उन्हीं की औलाद आज भारतवर्ष की कैसे नाक कटवा रही है विदेश में जाके। अपने देश की धरती पे कुछ भी बोल सकते हो आप, अपने घर में कुछ भी बोलो, आप विदेश की धरती पे जो कह रहे, प्लीज अरे आप बोले मत, नहीं हम ना बोले दीजिए, हमें बोले दीजिए। बहुत बोले आपने, जवाब आप पे किसी चीज का नहीं है, आपने पुराने गीत का है जो अपने नेताओं से प्रवक्ताओं सुना, आप वही बोलोगे। आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप वही बोलोगे जो आपने अपने नेताओं सुनते हो, अपने प्रवक्ताओं सुनते हो। भटनागर साहब रुकिए एक सेकंड। जायसवाल साहब, आपको आपकी बारी में पूरा मौका दिया गया है, आपने जितने सवाल उठाए अब उनका जवाब भी सुन लीजिए। आपने जितने सवाल, जायसवाल साहब ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। आपने अपनी बात रखी है, अब उसका जवाब सुन लीजिए। आपने अपनी बात रखी, उसका जवाब सुन लीजिए। आपके पास मैं फिर आऊंगा आपकी बारी में, आप अपनी बात रखिएगा। जिम्मेदार प्रवक्ता का परिचय दीजिए भटनागर साहब। देखिए 2024 में हम भी पहले गए, अपने विकास को लेके जाएंगे। फिर से जो 14 से हमने काम कार्य शुरू करा, हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं गरीब की छत की, जो पीढ़ी देश की आजादी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गई और उन्हें छत नहीं मिली। ये लोग बात नहीं करेंगे। पहली चीज हम बात करते हैं उस गरीब के इधर गंगा जल लाने घर में, जो नल से जल में के घर मिले, घर पानी मिले, स्वच्छ जल मिले, अब उसकी बात करते हैं। हमने अगर क्रांति लाए बिजली के अंदर भी, तो सोलर पैनल आज विश्व में हम दूसरे नंबर पे हैं। जो हम नेचुरल जो सूर्य देव से जो रोशनी लेते हैं, जो नेचुरल हम जो घर पहुंचती है, आज एलईडी के नंबर 1 में हम लोग हैं। आज हमारे उन गाँवों में भी रोशनी आती है जो कभी बेचारी, जब हम शहर में रात को 12 बजे लाइट बंद करते हैं तो हमारे गांव में लाइट जलती थी 12 बजे, 1 बजे, और सुबह 6 बजे चले जाती थी। ये सब बातें ठीक हैं, ये सब बातें ठीक है भटनागर साहब, ये सब बातें ठीक है। जनता जानती है बीजेपी ने क्या किया है और विपक्ष ने क्या किया है। जनता बहुत जागरूक है। वही तो कह जवाब ये दीजिए, दक्षिण मुक्त बीजेपी क्यों हो गई? अगर बीजेपी इतना काम कर रही है तो दक्षिण मुक्त क्यों हो गई? क्यों ऐसी स्थिति पे बीजेपी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलवाती है, आज भारत के अंदर ही दक्षिणी हिस्से में बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है? बीजेपी को छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ दक्षिण में देखना पड़ रहा है। बीजेपी को अगर आप कहते हैं जनाधार नहीं है, बड़ा जनाधार, मैंने शब्द प्रयोग किया बड़ा जनाधार नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी ने कांग्रेस का पूरे देश से जनाधार ही खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारा जनाधार फिलहाल में अगर नहीं है तो आप दक्षिण की बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम ठीक है कर्नाटका हार गए, मगर हम लोगों ने 140 करोड़ देश की वासियों की बात करते हैं, ना कि वादा करते हैं कर्नाटका के अंदर हम मुस्लिम समुदाय को पूर्ण आरक्षण देंगे और 4% 6% बढ़ के देंगे। इन्होंने जो अंदरूनीकरण करा, जो चीजें देखी, क्योंकि हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, अगर कांग्रेस ने राजनीति करी तो मुस्लिमों के ऊपर करी, उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया, दलितों पे करी, किसानों पे करी, जिन पे करी उन्हें कभी उन्होंने प्रोत्साहन इन्हें पनपने ही नहीं दिया। और ये कांग्रेस का चाल चलन था, वो कर्नाटका में सबको दिखा कि आरक्षण का मुद्दा ऐसा बना कि इन्होंने जो मुस्लिम समुदाय को रिझाया और काम को करा। 40% की सरकार का मुद्दा भी तो बना था। नहीं देखिए, 40% वाली बात तो हमारा जनाधार कम नहीं हुआ, पर प्रधानमंत्री के पास 40% भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंच गई, छोटा मामला था क्या? देखिए, अगर 40% अगर उसकी थी तो कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच भी कराती, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीजें बहुत गंभीर हैं। मगर ये अगर 40% का अगर उस चुनाव में कहीं कोई योगदान होता तो जो हमारी वोट परसेंटेज थी वो 2% बढ़कर आई, ना कि घटकर आई। मैं इस चीज को भी बता दूं, और आंकड़े मुझसे ज्यादा आंकड़े आपके पास है जिस डेस्क पे आप बैठे हैं। तो कांग्रेस ने जो वहाँ खेल खेला, और जो कांग्रेस ने राजस्थान में खेल खेलना शुरू कराया, अब ये सिलेंडर के रेट कम कर रहे हैं, अब ये सब बच्चों को दे रहे हैं, अब हर चीज पे काम कर रहे हैं। पहले कहा 5 वर्ष क्या कर रहे थे? ये सब राजनीति। अब ये बिजली भी फ्री दे रहे हैं राजस्थान में, इससे पहले राजस्थान में। भटनागर साहब, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, मैं संक्षिप्त में एक सवाल पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से उसका जवाब दें। जी।
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की अगर बात कर ली जाए, कश्मीर में क्या स्थिति है? राजनीतिक रूप से वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो वहाँ के स्थानीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं जम्मू कश्मीर के, वो सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ शुरू से मोर्चा खोले हुए हैं धारा 370 के फैसले के बाद। पंजाब में आप आ जाइए, पंजाब में अकाली दल आपको छोड़ के जा चुका है। पंजाब में क्या वापस अकाली दल के साथ आपका कोई गठजोड़ हो सकता है? इसके ऊपर अभी इंतज़ार करना होगा। ठीक है, हरियाणा के अंदर गठबंधन की क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनज़र महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, तेलंगाना की कर लीजिए, आंध्रा की कर लीजिए, भाजपा के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां अपार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आज बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता लोभी नहीं है, सत्ता से चले जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है हमारे को, मगर देश हित में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर करते होते तो हमारी महाराष्ट्र में सरकार होती और उद्धव जी के साथ होती। हम उद्धव ठाकरे जैसे नहीं है कि राजनीतिक सत्ता भोगने के लिए अपने प्रदेश को पीछे ला देंगे। जो जहाँ प्रदेश की जीडीपी सबसे ऊपर थी वो गिर के कहा 17% 27% पहुंच गई। बिल्कुल, जो बीजेपी सत्ता लोभी नहीं है। 5 साल में 6 राज्यों में बहुमत मिला, लेकिन 16 राज्यों में सरकार बनवा दी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। परमार साहब, जो बात भटनागर जी कह रहे हैं कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है 24 में हैट्रिक लगा देगी, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी को रोकना? क्या आपको लग रहा है कि 23 तारीख को विपक्ष जो बड़ी बैठक करने जा रहा है बिहार में, ये बैठक कोई सकारात्मक रिजल्ट लेकर आएगी, कोई सकारात्मक परिणाम इस बैठक से आ पाएगा? और 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाता है तो क्या नतीजे बीजेपी के अनुरूप नहीं आएंगे? देखिए, भटनागर जी क्या कर रहे हैं वो राजनीतिक प्रवक्ता है और उनका फर्ज है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सवाल 2024 में मोदी के विरुद्ध विपक्ष का लामबंद होना। आप एक बात को याद रखिए कि राजीव गांधी उतनी सीट जीत करके पार्लियामेंट में आए थे जितना नरेंद्र मोदी चुनाव भी नहीं लड़ते हैं जी। उनकी स्थिति अगले ही बार क्या हुई है हम सबको पता है जी। कब कौन विश्वनाथ प्रताप चंद्रशेखर और देवगौड़ा एचडी आईटी गुजराल बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। राजनीति में एक मुद्दा अगर किसी जनभावनाओं को भड़का दे तो फिर इंदिरा गांधी इस देश में आगे नहीं सर्वाइव कर गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये मोदी जी क्या है जनता के भावनाओं के आगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो विपक्ष बिखरा हुआ है आपको दिख रहा है, विपक्ष के अगर वोट प्रतिशत को करे तो वो मोदी के संपूर्ण वोट प्रतिशत से ज्यादा है। सवाल है उसको एक जगह लाने का। अभी विपक्ष का टकराव ले रहा है। कर्नाटक कांग्रेस जीत गई या जितवा दी गई ये एक अलग बहस है, जान लीजिए। कांग्रेस अगर कर्नाटक नहीं जीती तो विपक्ष आसानी से लामबंद हो सकता था नीतीश के नेतृत्व में, ममता के नेतृत्व में या केजरीवाल के नेतृत्व में। लेकिन कांग्रेस का कर्नाटक में जीतना संजीवनी का काम किया और यह संजीवनी भाजपा के लिए ही मिला, कांग्रेस को कम। क्योंकि कांग्रेस अब कहेगी कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी का मांग है या करता है तो वो कांग्रेस है, और ये गलत भी नहीं। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत से ऐसे जगह है जहाँ भाजपा है नहीं, लोगों को पता नहीं भाजपा कोई चीज है, लेकिन कांग्रेस लोग जानते हैं। अगर कांग्रेस को कोई सक्षम नेतृत्व मिल जाए तो कांग्रेस डिफीट कर सकती है भाजपा को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सवाल विपक्ष के एकता की बात और मीटिंग जो बिहार में होने वाली है उस मीटिंग से क्या निकलता है यह हम भविष्य वक्ता नहीं है और ना ही बता सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति को देखा जाए तो मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, लेकिन परिस्थिति किसके नेतृत्व में आ जाए, कई सारे मामले हैं जो देखिए बोफोर्स तो का एक मामला आया, अब तक पता नहीं चला हुआ क्या है, लेकिन राजीव गांधी की सरकार चली गई। 2G का मामला आया, उसमें कुछ भी नहीं निकला, कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया। मनमोहन सिंह का 10 साल वाला मिस्टर 3 वाली छवि धुल गई। तो मोदी की भी छवि धुल सकती है, और मोदी के मुकाबले में तो मोदी के साथ ही रहने वाले लोग हैं। मनमोहन सिंह के सामने तो कम से कम ऐसी बात नहीं थी, सोनिया के सामने किसी की हैसियत नहीं थी बोलने की।
तो इन सब चीजों को मोदी बाखूबी जानते हैं, हमारे आपसे ज्यादा उनके पास एडवाइजर है, समझाने वाले हैं, और इन सब चीजों को फूंक फूंक करके रखेंगे। एक बात और आपको बता दूं, जो कर्नाटक वाला बात आपने पूछा था कि दक्षिण मुक्त क्यों हो गया, देखिए दक्षिण भाजपा मुक्त नहीं हुआ है। असल में क्या था, ये जो अमित शाह एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जरूरत से ज्यादा, वो ज्यादा नुकसान करता है। भाजपा का जो जनाधार वाला नेता था उसको बिल्कुल दरकिनार कर बाहर से आए अतीत नेता पर आपने दाव लगाया, और उसकी बदनामी 40% तो इतनी ज्यादा कर्नाटक में हो गई कि वो सरकार से हाथ धोना पड़ा। भाजपा को मेरी सलाह है आपके माध्यम से कि अपने पुराने परंपरागत कार्यकर्ताओं को भरोसा करो, आयातीत जब भी आएंगे उस राज्य में भाजपा को हरवाए हैं और बदनामी कराए हैं, या आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ठीक है, ठीक है जायसवाल साहब, 23 तारीख का इंतजार है, संशय बरकरार है और नेतृत्व पर सवाल है। देखिए, अब भाजपा का बौखलाहट, और आप सुने होंगे अभी आरएसएस का सर्वे में बताया गया, आरएसएस के लोग भाजपा की बौखलाहट की चिंता आप क्यों करते हैं जायसवाल साहब? क्यों नहीं करेंगे भाई, आप क्यों चिंता करते हैं? कांग्रेस के कई राज्यों में संगठन नहीं है 10 साल से, इस बात की चिंता कीजिए। कांग्रेस के बूथ कैसे मजबूत होंगे, इस बात की चिंता कीजिए। कांग्रेस की टिकटें सही जगह जाएं, इस बात की चिंता कीजिए। भाजपा वाले भाजपा की जाने, आप अपनी बताएं। भटनागर साहब रुक जाइए, आऊंगा मैं। जायसवाल साहब, मैं धरातल की बात कह रहा हूं आपको, धरातल की बात, और आप अब इसको अगर आप ये कहेंगे कि आप भाजपा के एंकर हो गए तो ये नहीं चलेगा। मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, मैं आप ही की अच्छाई के लिए ये सवाल कर रहा हूं। इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, इसको आप समझिए स्थिति को और इस पर मंथन कराइए। आपके एआईसीसी में आज भी कई धड़े हैं। जो बात अभी मैं बीजेपी के लिए कह रहा था, वही स्थिति एआईसीसी में भी है। आपके एआईसीसी में भी कई धड़े हैं। एक धड़ा आज भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर, भले ही दबी जुबान में सही, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने से जब भी मौका मिलता है चूकता नहीं है वो। देखिए, राहुल गांधी की जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के मोहब्बत का दुकान खोले, जिसका आप कर्नाटका में देखे होंगे, उस दुकान मोहब्बत का खुल चुका, हिमाचल में खुला, और निरंतर जिस तरह से जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ लौट के आ रहा है, बड़े बड़े प्रोपगंडा, बड़े बड़े बातों से दिल, राहुल की यात्रा से पहले आप थोड़ा सा मेरा सुन लेंगे तो मैं बोलूं, नहीं तो आप ही बिल्कुल आप ही बोलिए, मैं आपको याद करा रहा हूँ कि ये स्थिति थी बीच में। भाजपा का प्रवक्ता बोलते हैं तो आप बात नहीं करते हैं, पर बिल्कुल उनसे भी सवाल करते हैं, आप सुनिए। हम चुपचाप रहते हैं, आप बोल लीजिए, क्यों बुलाए, घबराहट क्या है, बोल लीजिए, आप पूरा पूछ लीजिए प्रश्न, तब जवाब देता हूँ। नहीं, आप धरातल पर जो स्थिति है सुन लीजिए, तिलमिला क्यों रहे हैं? यही तो समस्या है कांग्रेस के साथ कि अगर आपको कोई धरातल से जुड़ा सवाल पूछ लीजिए, 1 मिनट में आप तिलमिला जाते हैं। धरातल पर हम हैं, धरातल आपसे पूछ के नहीं हम धरातल पर दिखेंगे। धरातल पे 138 साल से है, हर घर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, और कांग्रेस को कार्यकर्ता है, अच्छी बात है, लेकिन समस्या तो यही है कि धरातल पर होने के बावजूद 10 साल से आप लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। रहने दो कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। आप जिन पे जवाब नहीं होते वो ऐसे ही भागते हैं, क्योंकि ये लोग अपने नेताओं, अपने प्रवक्ताओं से जो ज्ञान लेते हैं और जो सुनते हैं, ये उस पर ही डिबेट करते हैं। इन पे अपना कुछ बोलने के लिए नहीं होता। ठीक है, सही नहीं होता। जो बात मैं जायसवाल साहब को कह रहा था, वही बात मेरी आपके लिए भी है। भले ही वो तिलमिला गए, लेकिन मैं चाहूंगा आप तो कम से कम जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में, जी जो बीजेपी के लिए भी स्थितियां हैं वो इतनी आसान नहीं है 24 में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास, और कहीं ना कहीं कोई मजबूत लड़ाई लड़ने वाला सामने विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा अभी नजर नहीं आ रहा, जो बात हर आदमी की जुबान पर है। लेकिन कैसे आप
इस परिस्थितियों को संभालेंगे, क्योंकि 24 में मुद्दे बहुत हैं। जो बात इस समय सामने नजर आ रही है वो इतने मुद्दे हैं कि शायद जनता हर मुद्दे का जवाब चाहती है बीजेपी से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अग्रवाल साहब, मैं बहुत संक्षिप्त, मैं बहुत छोटा छोटा जवाब दूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मेरी तरह कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उन्हें प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले जाने का काम किया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, देश के नेतृत्व के लिए बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यकर्ता हो, और आज हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं खुद नरेंद्र मोदी हूँ, जो 10 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और स्वयं एक नरेंद्र मोदी जी की तरह कार्यकर्ता के रूप में देश में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्वान्वित है। आपने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरपंच से लेके प्रधान तक 90% जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, केरला तक भारतीय जनता पार्टी के मजबूत लाखों कार्यकर्ता खड़े, जो चुनाव के टाइम मजबूती से चुनाव लड़ते, चाहे बेशक हम हार जाएं, मगर कार्यकर्ताओं के रूप में आप कहीं भी अगर मोदी जी की रैली देखेंगे। 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन इस महायुद्ध की रणनीति अभी सभी दलों के लिए कहीं ना कहीं कश्मकश वाली बनी हुई है। चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए या अन्य राजनीतिक दलों की बात कर लीजिए, विपक्ष एक होने की और कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी अब वापस पुराने सहयोगियों से तालमेल बिठाने की शुरुआत कर दी है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर 2024 में क्या समीकरण रह सकते हैं और बीजेपी और कांग्रेस जो बात कर रही है क्या वाकई में अपने अपने दावे पर खरा उतर पाएगी। परमार साहब, आपके पास आऊंगा सीधे तौर पर। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन 19 राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। 19 पार्टियां ऐसी थी जो सीधे तौर पर विरोध में थी। क्या लग रहा है आपको कि 2024 में अगर ये राजनीतिक दल एक हो भी जाएं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे? आशीष जी, एक बात अलग से कहूंगा कि करीब 850 करोड़ का संसद भवन जो देश का धरोहर है और देश को समर्पित है, उसके उद्घाटन पर कई राजनीतिक दल एक हो जाते हैं और विरोध करते हैं, उद्घाटन में नहीं जाते हैं, जो कि राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र के हित की नीति बनेगी वहाँ। लेकिन उनमें से किसी भी राजनीतिक दल ने इसके दुगने से भी ज्यादा दाम पर बने पुल को जलाभिषेक लेते हुए, मतलब जल समाधि लेते हुए, किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई यह पुल जो बना था वो गंगा को समाहित हो गया। इस पर किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। इन सब चीजों को देख करके आम मतदाता, मैं राकेश परमार भारत का मतदाता जब बटन दबाने जाऊंगा तो मुझे यह याद रहेगा कि ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के उद्घाटन में विरोध कर सकते हैं, पुल गिरने पर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी राजनीतिक गोटी सेकने में परेशानी होगी। मतलब मैं ये सोचूंगा कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, जहां जिनका राजनीतिक लाभ होता है वहां करते हैं। इस विषय को बेस बनाए तो 24 में जो भी समीकरण बनेगा वो बनेगा। आप एक चीज भूल रहे हैं कि दक्षिण में एक बहुत बड़ी शख्सियत है चंद्रबाबू नायडू। वो अलग बात है कि एक लड़के ने उनकी राजनीति को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, जगनमोहन रेड्डी, लेकिन वो नया नौसिखिया है। चंद्रबाबू नायडू बड़े पुराने हैं और एनडीए से बड़े पहले उनका गठबंधन भी रहा है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, वो दिल्ली में आकर के अमित शाह से मिल गए हैं, नड्डा साहब से मिल गए हैं, प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन सुना ये जाता है अंदर खाने की प्रधानमंत्री ने शायद समय नहीं दिया। लेकिन अगर अमित शाह से मिल गए हैं तो बात बराबर ही है, दोनों एक ही लोग हैं, अलग अलग नहीं है। तो अगर वो समीकरण बनती है तो दक्षिण में होगा। पवन कल्याण की पार्टी बेशक कुछ ना हो, लेकिन जन समर्थन और जन सैलाब लाने के लिए पवन कल्याण वहां पर काफी अच्छा है। उसका भाई चिरंजीवी से मोदी जी की बड़ा बढ़िया संबंध है। तो दक्षिण का किला साधने का मोदी का प्रयास हो रहा है। तमिलनाडु में के करुणानिधि और जयललिता के मरने के बाद वो करिश्मा ना तो स्टालिन में है और ना ही पनीरसेल्वम में है। तो वहां पर वो स्कोप देख रही है और उस हिसाब से दक्षिण को साधा जा रहा है। लेकिन व्यापक क्या होगा
वो तो चुनाव, हमारे देश में तो चुनाव निर्णय जब मतदान हो जाता है उसके बाद परिस्थिति बनती बिगड़ती है, क्योंकि इस देश में तो कोई पूछने वाला है नहीं कि आप जिस कांग्रेस का विरोध करके सरकार में आए हो फिर उसी कांग्रेस के साथ सरकार क्यों बना रहे हो, हमको यह बोलने पूछने की आजादी ही नहीं है। तो इस देश में कौन सा समीकरण कब काम आ जाएगा ये ब्रह्मा जी को मालूम नहीं है, तो हम पत्रकार और सामाजिक आदमी को क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जायसवाल साहब, आपके पास आऊंगा। जो बात अभी परमार साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भले ही 19 राजनीतिक दल विरोध में थे नए संसद भवन के, लेकिन भारत का मतदाता जागरूक है। जब वो मतदान करने जाएगा तो वो हर राजनीतिक परिस्थितियों का याद रखेगा, हर राजनीतिक परिस्थितियों को। तो ऐसे में उस स्थिति के अंदर मतदाताओं को कैसे कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल मिलकर समझाएंगे, क्योंकि ये एक बैनर के तले अब आने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। सुनिएगा, जिस तरह से 21 पार्टियां विरोध की थी संसद भवन में जाने के लिए, क्यों विरोध किया था ये भी परमार साहब को बताना चाहिए। जिस तरह से एक महिला के सम्मान की बात करता है भारतीय जनता पार्टी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि मेरा पहला प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अपमान महिलाओं का हो रहा है, शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है और पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से किसानों का दुगनी आय 2022 तक कह के किसानों को लॉलीपॉप दिया गया, 3 काले कानून लाया गया, हटाया गया। जब किसान बैठे 700 किसान के शहादत के बाद 3 काले कानून वापस लिए प्रधानमंत्री जी। उसके बाद एमएसपी पर कानून नहीं बन पाया और उसके बाद महिलाओं रेसलर, हमारे देश की सम्मान तिरंगा का आन बान शान बढ़ाने वाली बेटियां अपने न्याय के लिए 4 महीना पहले भी गए, कमेटी बनाया गया, कमेटी से कोई ये नहीं हुआ। फिर वो लोग मजबूरी में बैठे, जंतर मंतर पर 1 महीना से ऊपर तक बैठे। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह से इतना भयभीत प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं कि उनके खिलाफ पीएचक्यू में बैठक होना शुरू हो गया, उन पर केस होने के फांस को एक आसाराम बापू को लग जाता है तो 90 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह पर इतना केस लगने 354A 354B और 34 फांस को लगने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इस शासन का दुरुपयोग, सेंगर जैसा विधायक दलित बेटी को जला जाता है और उसके साथ रेप करता है। चिन्मयानंद पूर्व गृह मंत्री, भारत सरकार जिस तरह से मसाज कराते हैं, रेप करते हैं, पूरा देश देखा है। और निरंतर कश्मीर में कांड हुआ बच्चियों के साथ, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर उनका आरती उतारा जाता है। और जिस तरह से नारी सम्मान की बात भाजपा करती है तो ये नारियों का अपमान हो रहा है। ठीक है, नारियों का अपमान हो रहा है। सुन लीजिए, मेरे को मौका तो दीजिए यार, पूरा दे। मेरे पास वक्त का अभाव है, संक्षिप्त में मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा सा आप संक्षिप्त में रखिए, क्योंकि 10:55 हो चुके हैं। सुन लीजिए और सुन लीजिए। और भारतीय जनता पर जो संसद भवन में परमार साहब बोले, संसद भवन में देश की राष्ट्रपति जिसके अधीन आता है, संसद भवन का पहला सत्र शुरू होते हुए उनका स्पीच होता है, उनके अभिभाषण पे पूरा पक्ष विपक्ष बोलता है, चर्चा होता है। उस संसद भवन से 10 कदम पे राष्ट्रपति रहती है, उनको ने अपमान। चलिए ठीक है, भटनागर साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा। ठीक है जायसवाल साहब, समय नहीं है मेरे पास, समय का अभाव है। जायसवाल साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। जायसवाल साहब मेरे पास समय नहीं है। और जिस भटनागर साहब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका, जल्दी से। ये चाल चरित्र चेहरा है कांग्रेस का, ये बात करेंगे उसकी जिनके जो कह रहे हैं आज आशाराम बापू जी की किसने जेल भिजवाया? द्वेष में सोनिया गांधी जी ने भिजवाया। नहीं, ये कहता हूँ ये लोग जो हैं ये द्वेष की बात। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।